नमस्कार साथियों, मैं प्रबोध कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान गुंजन पर। साथियों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा गणित के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट लगते तो हमें ऐसे हैं कि हमें आ रहे हैं या बहुत ये छोटे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आता है तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई है जिसमें मैं गणित के उन कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर करूँगा जहाँ पर अधिकांशतः लोग फंस जाते हैं या उन्हें ऐसा लगता है कि ये क्या हुआ है। आइए साथियों, बात करते हैं गणित में। शुरुआत करूंगा संख्या से। तो साथियों, संख्या क्या होती है? सपोज कीजिए हम क्लास में गए और क्लास में जाने के बाद हमने बच्चों से पूछा कि बताओ बच्चों, क्लास में उपस्थित छात्रों की संख्या क्या है। तो किसी बालक ने खड़े होकर जवाब दिया, बोला कि क्लास में उपस्थित छात्रों की संख्या 40 है या 20 है। तो उसने जो मुझको गणना करके, बच्चों की जो गणना करके मुझे बताया, वो तो संख्या हो गई। और लेकिन इस संख्या को, ये इसमें बोला 40 है, ये हमारा संख्यांक कहलाएगा। जो बच्चों की उसने मुझको गणना करके दी, जो गणना उसने मुझे बोली 40 बताई, वो तो संख्या है। और उस 40 को जो मैंने प्रदर्शित किया, उस 40 को, उस गणना को जो मैंने दर्शाया या जिस प्रतीक चिन्हों के माध्यम से लिखा, वो हमारा संख्यांक कहलाएगा। तो बहुत सा कंफ्यूज यहां पर भी हो जाता है कि संख्या और संख्यांक में फर्क क्या होता है। तो संख्या एक गणित की एक इकाई है, गणना करने की इकाई है, लेकिन उस गणना की जो इकाई को दर्शाएंगे हम, तो वो संख्यांक के माध्यम से दर्शाया जाता है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। तो साथियों, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो नंबर 1 से शुरू होकर और अनंत से होकर अनंत तक जाती है। कहने का तात्पर्य है, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक, जो इन्फिनिटी तक जो गणित मतलब जो जिनकी गणना की जाती है, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। यही मैं बात करूं पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या ही होती है, लेकिन इसमें जीरो को ऐड कर देते हैं। कहने का तात्पर्य है, पूर्ण संख्याएं वे संख्या होती हैं जो जीरो से शुरू होती हैं और जो अनंत तक चलती हैं। अब यहां से अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी हमारी प्राकृतिक संख्या यहां पर 1 होगी। वहीं मैं बात करूं सबसे छोटी पूर्ण संख्याओं के बारे में बात करूं, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 होगी। तो यहां हम कह सकते हैं कि हमारी सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि सारी प्राकृतिक संख्या हमारी पूर्ण संख्याओं में आ रही है। सारी प्राकृतिक ये संख्या है जो हमारी पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रही है। तो सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। और सबसे छोटी अगर पूर्ण संख्या की बात करूं तो वो 0 होता है, और सबसे छोटी अगर हम प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करें तो 1 होता है। हम बात करते हैं सम संख्याओं के बारे में। तो साथियों, सम संख्याएं वे होती हैं जिसमें 2 का भाग चला जाए, या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जस्ट लाइक 14 है, 16 है, 18 है, 240 है। तो कहने का मतलब ये, इन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, तो वे संख्या हमारी सम संख्या कहलाती हैं। और अगर सपोज कीजिए, ये तो मुझे मालूम है कि 2 के टेबल में 14 आ रहा है, तो मैंने देख कर बता दिया कि 2 से इसमें डिवाइड चला जाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मुझे भाग दे के मालूम पड़ेगा कि 2 का इसमें भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन ये हम पहचानेंगे कैसे? अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या हमारी सम संख्या कहलाती है। तो यहां पर ये 240 था, तो मैंने देख लिया कि इसका इकाई का अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1, 10, 100 ये तो पढ़ा है। इकाई का अंक यहाँ पर हमारा 0 है, तो हमने यहाँ देख कर बता लिया कि इसके इकाई का अंक
जीरो है तो ये हमारी एक सम संख्या, क्योंकि सम संख्या की शुरुआत ही उसके इकाई के अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो वो संख्या हमारी एक सम संख्या कहलाएगी। यहीं अगर हम बात करें विषम संख्याओं के बारे में, तो विषम संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, या वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे मैं बात करूं 15 है, 19 है, 9 है, 13 है, काफ़ी है। मतलब वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग न जाए, पूरा पूरा न जाए, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो वो हमारी विषम संख्याएं कहलाएंगी। प्राकृतिक संख्याएं, इनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या इसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। सम संख्या इसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं, और विषम संख्या इसको इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। तो ये विषम संख्या वे होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा न जाए। अब मैं बात करूंगा, अब साथियों बात करेंगे भाज्य संख्याओं के बारे में। तो भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो स्वयं या एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने लंबा बोल दिया, समझिए। सपोज कीजिए ये 4 है, तो 4 में अगर मैं भाग दूं तो 2 का भी आ सकता है, 4 में अगर भाग दूं तो 4 का भी आ सकता है, 4 में भाग दूं तो मैं 1 का भी आ सकता है। इससे दूंगा आंसर 2 आ रहा है, इससे दूंगा आंसर 1 आएगा, और इसका आंसर 4 है। कहने का तात्पर्य यह है जो संख्याएं स्वयं से और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी अगर इसमें भाग चला जाए, विभाजित हो जाए, तो वह संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। सपोज करता हूं जैसे 9 है, 15 है, 21 है, 27 है, 35 है। ये सारी संख्याएं कैसी हैं? अगर मैं बात करूं सम विषम के अगर अंतर्गत मैं इसकी बात करता हूं तो ये सारी संख्याएं विषम संख्याएं हैं, विषम है। विषम क्यों है? क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, 2 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए सारी संख्या विषम हो गई। लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं तो 3 का भाग इसमें जा रहा है, 3 का भाग इसमें जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, इसमें 3 का भाग जा रहा है, 7 का भी जाएगा, इसमें 3 का जाएगा, 9 का भी जाएगा, इसमें 5 का भाग जाएगा, 7 का। कहने का तात्पर्य है वे संख्याएं जो 3 से कट रही हैं, 3 और 5 से कट गई, 3 से कट गई, 7 से कट गई। कहने का तात्पर्य यह है कि जरूरी नहीं है कि अगर हमारी संख्या कोई भाज्य है, भाज्य संख्या है, तो जरूरी नहीं है कि वो एक सम संख्या हो। भाज्य है लेकिन ये विषम है। यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अगर 2 का भाग नहीं जा रहा है तो संख्या को भी हमने विषम और अभाज्य बोल दिया। ऐसा नहीं है, संख्या ये भाज्य है, भले ही इसमें 2 का भाग ना जा रहा हो लेकिन अन्य संख्या का भाग इसमें जा रहा है, तो ये सारी संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि इसमें अन्य संख्या को भाग जा रहा है। ये 9 से भी भाग जाएगा, इसमें 1 से भी जाएगा और 3 का भी जाएगा, अन्य संख्या से भी ये विभाजित हो जाएंगी। अब मैं बात करता हूं अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो स्वयं से और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। जैसे कि 5 है, जैसे कि हमारा 11 है, 17 है, 19 है, ये या तो 5 से विभाजित होंगी या 1 से विभाजित होंगी, अन्य किसी संख्याओं से ये विभाजित नहीं होंगी, तो ये हमारी अभाज्य संख्या कहलाएंगी। यहां से एक क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो मोस्टली गलती हो जाती है कि सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो मोस्टली हम 1 लिख देते हैं, लेकिन 1 नहीं होता, इसका आंसर होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करूं तो मैं, वो आंसर होता है 2। और अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या, ये अभाज्य संख्या है लेकिन कैसी है? सम संख्या है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि क्या सम संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं, तो सिर्फ एक ही सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है, वो है 2। बाद बाकी जो भी संख्याएं हैं हमारी अभाज्य संख्याएं, वो सारी संख्याएं विषम होती हैं। क्वेश्चन अगर ये आ जाए क्या सम संख्या
हमारी अभाज्य संख्या होती है? तो आप कह सकते हैं हाँ, सम संख्या हमारी अभाज्य संख्या हो सकती है। साथियों अब हम बात करते हैं परमेय संख्या के बारे में। तो परमेय संख्या वे संख्या होती है जिसको हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और यहाँ Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे P अपॉन Q की फॉर्म में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं और Q इक्वल नॉट 0। डेट मीन इसका मतलब ये है कि कोई संख्या 4/5 है या 6/3 है, तो ये संख्या जो इस फॉर्म में लिखी जाएंगी हमारी, ये संख्या हमारी परमेय संख्या कहलाएंगी। अब हम बात करते हैं, सपोज कीजिए 6/3 लिखा हुआ है, ये परमेय संख्या, उसको काट दूं अगर हम 2, तो 2 हमारी एक प्राकृतिक संख्या हो गई। तो ये प्राकृतिक संख्या है, तो ये भी एक हमारी परमेय संख्या होती है। तो यहाँ से कहने का तात्पर्य यह है कि सारी प्राकृतिक संख्या होती हैं वो हमारी परमेय संख्या होती हैं। अब हम बात करते हैं अपरमेय संख्याओं के बारे में। अपरमेय संख्या के बारे में बात करूं तो वे संख्या जिनको हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वे संख्या हमारी अपरमेय संख्या कहलाती हैं। और अपरमेय संख्याओं में जैसे ये √3 है, √2 है, √6 है, √7 है, ये संख्याएं, या माइनस का √5 है या माइनस का √3 है, ये संख्या हमारी अपरमेय संख्या कहलाएंगी। अगर कन्फ्यूजन नहीं होना, अगर कहीं √25 लिखा हुआ है तो आप ये मत सोच लेना कि संख्या हमारे √ में है तो ये हमारी अपरमेय संख्या हो गई। नहीं, अगर 25 की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा यहाँ से तो इसका मान आएगा 5, और 5 एक हमारी प्राकृतिक संख्या, और हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या हमारी परमेय संख्या होती हैं। तो कन्फ्यूज नहीं होना, हमें ये देखना इनकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो पॉइंट में कुछ आएगी, लेकिन इनका पूरा वैल्यू नहीं आएगी। ये जो √36 है, इसका एक मान आएगा 6, √49 है, इसका मान आएगा 7, तो ये हमारी संख्या, लेकिन ये अपरमेय संख्या नहीं है। इनकी अगर मान निकालेंगे तो ये मान हमारा परमेय संख्या में आएगा। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है पाई को लेकर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि पाई परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या। तो ध्यान रखिए, जो पाई है वो एक अपरमेय संख्या है, और पाई की जो वैल्यू है 22/7 ये परमेय संख्या है। या कन्फ्यूज नहीं होना, पाई एक अपरमेय संख्या है और पाई की अगर वैल्यू है जो, वो है हमारी परमेय संख्या। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे 2 परमेय संख्याओं का योग क्या होगा। तो ध्यान रखो, 2 परमेय संख्या हैं, 4/5 है या 3/2, इनका जो भी आंसर आएगा वो भी एक परमेय संख्या के रूप में आएगा। अब हम बात करते हैं परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का योग क्या होगा। क्वेश्चन आता है कि परमेय संख्या या अपरमेय संख्या का योग, या परमेय संख्या अपरमेय संख्या का अंतर, ये कौन सी संख्या होती है। तो मैं बात करता हूं, सपोज कीजिए 5 हमारा एक परमेय संख्या है, क्योंकि 5 हमारा एक प्राकृतिक संख्या है, तो 5 हमारी एक परमेय संख्या है। 5 और एक अपरमेय संख्या हमने ये जोड़ ली 7, तो ये 5 + 7 ये बना, तो 5 + 7 पूरा एक अपरमेय संख्या बनेगा। तो कहने का तात्पर्य है, अगर एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अगर हम जोड़ें या उनका अंतर निकालें, तो वह जो मान निकल कर आएगा, वह जो वैल्यू बनेगी हमारी, वो एक अपरमेय संख्या बनेगी। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे क्या एक परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सपोज कि परमेय संख्या हमारा 6 और एक अपरमेय संख्या हमारा है √3, तो इसका आंसर जो निकल कर आया √3, तो ये हमारी एक अपरमेय संख्या है। सॉरी, मार्कर जरा, ये हमारी क्या है, एक अपरमेय संख्या है। कहने का तात्पर्य है, अगर हम परमेय संख्या और अपरमेय संख्या इनका अगर हम गुणा करें तो इसका आंसर जो निकल कर आएगा वो एक हमारी अपरमेय संख्या निकल कर आएगी। यहां से एक बात ये भी क्लियर हो गई कि अगर मैं इनका भाग भी करूं, अगर भाग के ही करते हैं, पहले तो हमने परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का हमने गुणा जोड़ करके देखा, जोड़ अगर करके देखा तो उसका आंसर एक अपरमेय संख्या निकल कर आती है। परमेय संख्या और अगर अपरमेय संख्या का अगर हम अंतर करके देखें तो अंतर भी एक अपरमेय संख्या निकल कर आती है। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का अगर हम गुणा करके देखें तो जो आंसर आएगा वो एक अपरमेय संख्या आएगा। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का अगर हम भाग करके देखें तो आंसर जो आएगा
√5 है, उसमें 2 का मैं भाग करूँ तो √5/2। तो ये भी हमारा एक आंसर जो निकल कर आया, यहाँ से जो निकल कर आएगा वो भी हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। √3 × √3, तो इसका अगर आंसर निकालेंगे हम तो इसका आंसर आएगा 3। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का अगर हम गुणा करें तो गुणा उसका परमेय आ सकता है, अगर 2 अपरिमेय संख्याओं का अगर हम गुणा करें तो गुणा उसका अपरिमेय भी आ सकता है। तो ये बात रही हमारी परमेय संख्या और परिमेय संख्या से संबंधित कुछ बातों की। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही, और अन्य वीडियो में लेकर आऊँगा जिसमें और संबंधित कुछ सूचनाएं या कुछ बातें आपको बताई जाएंगी। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।